दोस्तों, हमारी आज की कहानी दूसरे विश्व युद्ध के समय की है, जब पूरी दुनिया में हिटलर के नाम का डंका बज रहा था। बड़े बड़े देश उसके सामने घुटने टेक चुके थे। उसने उत्तरी अटलांटिक महासागर में कब्जा कर लिया था, जिसके चलते अमेरिका यूरोप से अलग थलग पड़ चुका था और ब्रिटेन भी सरेंडर करने की कगार पर था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद हिटलर ने भी नहीं की होगी। क्या है पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में सन 1942 का समय दिखाया जाता है, जब अटलांटिक महासागर पर नाजी सैनिकों का कब्जा था। तभी उनकी नज़र मछली पकड़ने वाली एक अनजान बोट पर जाती है और नाजी इस बोट का पीछा करके उन्हें पकड़ लेते हैं। इस बोट के मुखिया का नाम कैप्टन मार्च फिलिप्स है। बोट पर उसका एक साथी भी मौजूद होता है जिसका नाम एंडर्स लेसन है। फिर जर्मन कैप्टन उनसे पूछताछ करता है। गस बताता है कि वो लोग स्वीडिश हैं और कमांडर को अपना पासपोर्ट भी दिखाते हैं। साथ ही बोट की तलाशी लेने पर नाजियों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हिटलर के सिपाही भी उसकी ही तरह सनकी होते हैं। ये लोग बोट को आग के हवाले करने का फैसला करते हैं। तभी कुछ सिपाही मिलकर बोट पर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं और कमांडर उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो बोट के साथ जलकर मर जाओ या फिर समंदर में कूदकर अपनी जान बचा लो, क्योंकि इस रास्ते से कोई भी अनजान जहाज सही सलामत नहीं जाने दिया जाता। इसी दौरान हम कुछ अन्य सिपाहियों को देखते हैं जो बोट के नीचे जाकर छानबीन कर रहे थे, और जैसे ही वो लोग केबिन का दरवाजा खोलते हैं तो हेनरी उन पर गोलियां चला देता है। जब इसकी आवाज ऊपर खड़े नाजीज कमांडर को आती है तो उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही लेसन और गस उन्हें एक एक करके मार डालते हैं। कुछ ही समय में पूरी बोट जर्मन सैनिकों के खून से लाल हो जाती है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जर्मन वॉरशिप होता है और वो लोग देख लेते हैं कि बोट पर मौजूद जर्मन्स को मार दिया गया है, जिसके बाद वो लोग मिसाइल से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी इनका एक और साथी फ्रेडी पानी से बाहर आता है और बताता है कि उसने शिप के नीचे बॉम्ब को फिट कर दिया है। फिर कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके चलते उस वॉरशिप के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें मौजूद सभी जर्मन सिपाही मारे जाते हैं। अब कहानी 25 दिन पीछे जाती है, जहां से इस मिशन की शुरुआत हुई थी। फिर हम प्रेसिडेंट चर्चिल और ब्रिगेडियर गप्सिन को देखते हैं, जो एक मीटिंग में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हिटलर ने किस तरह आधे यूरोप पर कब्जा कर लिया है और उसने बेल्जियम, फ्रांस और पोलैंड जैसे देशों को अपने सामने झुका दिया है। वह यूरोप को जल्द ही हासिल करने वाला है और ऐसे में पूरे यूरोप की नज़र ब्रिटेन पर टिकी है, क्योंकि वही इकलौता देश है जो शायद हिटलर को रोक सकता है। चर्चिल ने इसके लिए अमेरिका से बात भी की थी और अमेरिका उनकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन उन सबके सामने सबसे बड़ा कांटा नाजियों की यू बोट है, जो एक बहुत ही आधुनिक शिप है और उसके अंदर मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी दुश्मन के जहाजों को तबाह करने में माहिर है। इसीलिए सबसे पहले इन्हें उन यू बोट्स को खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद चर्चिल अपने साथी अधिकारियों को निर्देश देता है कि वह कुछ ऐसे सोल्जर्स की टीम बनाए जो उन यू बोट्स को तबाह कर सकें, लेकिन यह ऑपरेशन बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा, वरना अगर हिटलर को इसके बारे में जानकारी हुई तो वह किसी भी पल ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। इस मीटिंग में दो अन्य लोग भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक मार्जरी नाम की लड़की होती है और दूसरे व्यक्ति का नाम हेरन होता है। फिर सभी की राय पर कमेटी ये फैसला करती है कि यू बोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए गस को चुना जाएगा, जो ये काम आसानी से कर सकता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ गस को बुलाया जाता है। गस को एक अपराध के चलते जेल में रखा गया था, लेकिन अब वह आजाद हो चुका है। उसे मीटिंग में मिशन के बारे में सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन सालों से जेल के अंदर बंद गस का ध्यान सिर्फ वहाँ पड़ी महंगी शराब और लजीज खाने पर था। तभी एक अन्य अधिकारी गस को बताता है कि सभी बोट वेस्ट अफ्रीकन आयरलैंड में हैं और उनके पास इस मिशन को पूरा करने के लिए 44 दिन बचे हैं। गस इस मिशन पर जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि वह अपनी टीम के साथ ही ये ऑपरेशन करेगा, क्योंकि वह अपने आदमियों को अच्छे से जानता है और उनके काम करने के तरीके को भी। फिर वह सबसे पहले उनके सामने हेज का जिक्र करता है, जिसके भाई को कुछ दिन पहले जर्मन्स ने मार दिया था, इसीलिए वह नाजियों से नफरत करता है। और उसके दूसरे साथी का नाम फ्रेडी होता है, जो बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट है और तैरने में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसका तीसरा साथी एंडर लेसन होता है, जो एक एक्स नेवी ऑफिसर रह चुका है और उसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। हालांकि वह तीर और चाकू चलाने में माहिर है। उसके पांचवें साथी का नाम एप्पल होता है, जो उसके साथ डंकर्क में जंग लड़ चुका है और वह किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करने की तरकीब जानता है और वह इस मिशन का मास्टरमाइंड भी होगा। लेकिन इस समय नाजियों ने उसे किसी आइलैंड पर बंदी बना लिया है। गस कहता है कि ला पामा हमारे रास्ते में है, इसीलिए सबसे पहले हम एप्पल को छुड़ाएंगे
और उसके बाद ही मिशन को पूरा करेंगे। हालांकि मेजर कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसे गस की बात माननी पड़ती है। इस मिशन में मार्जरी और हेरन भी इनका साथ देने वाले थे। दरअसल मार्जरी एक उम्दा एक्ट्रेस होने के साथ साथ सिंगर भी है और उसने आर्मी में ट्रेनिंग भी ले रखी है, जिसकी बदौलत वह किसी भी जर्मन को अपने जाल में फंसाना बखूबी जानती है। अब कहानी एक बार फिर बोट पर लौटती है, जहां गस अपने साथियों के साथ मिलकर एप्पल को आजाद करने का प्लान बना रहा था। वहीं मार्जरी और हेरन ट्रेन से फर्नांडो पोर्ट के लिए रवाना होते हैं, जो इस बात को पक्का करेंगे कि उन जहाजों में वह सारा सामान मौजूद है जो उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। वहीं अगली सुबह चर्चिल को हिटलर का संदेश मिलता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हें हार मानकर जर्मन हुकूमत को स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना वो ब्रिटेन और उसके साम्राज्य को जड़ से मिटा देगा। लेकिन चर्चिल हिटलर का यह प्रस्ताव ठुकरा देता है, क्योंकि ये दोनों ही लोग सनकी होते हैं। वहीं गस अपने साथियों के साथ उस आइलैंड पर पहुंच चुका था, जहां पर एप्पल को बंदी बनाकर रखा गया है। अब सभी लोग धीरे धीरे कैंप की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक उन्हें 2 सिपाही देख लेते हैं और इससे पहले कि वो उन पर हमला करते, तभी लेसन बिना किसी शोर शराबे के उन्हें मार डालता है। साथ ही वह टावर पर तैनात गार्ड्स को भी मार देता है, जिसकी भनक किसी भी जर्मन को नहीं लगती। फिर गस और बाकी लोग नाजियों के कमरे में दाखिल हो जाते हैं और गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिसके चलते कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा कब्रिस्तान बन जाता है। फिर लेसन सर्विलांस रूम को बॉम्ब से उड़ा देता है और बाकी बची कुची कसर फ्रेडी मशीन गन अपने हाथों में लेकर पूरी कर देता है और कुछ ही समय में ये लोग उन सभी जर्मन्स को मार डालते हैं। जिसके बाद ये लोग एप्पल के पास जाते हैं और उसे वहां से बाहर निकालकर वापस बोट पर ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेरन और मार्जरी भी उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां जर्मन्स द्वारा यू बोट्स को रीलोड किया जाता है। तभी उनकी निगाह वहां के इंचार्ज हेनरिक पर जाती है, जिसके बारे में हेरन बताता है कि अगर तुम उसे अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाती हो तो यकीनन उनका काम बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हिटलर की सेना में हेनरिक अपने सनकीपन के लिए बेहद मशहूर था। ये समझिए कि उसके लिए लोगों को मारना एक हॉबी था। फिर ये दोनों हेनरिक के कैंप में दाखिल होते हैं और उसके सामने एक बिजनेस प्रपोजल रखते हैं। हेनरिक पहले तो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर मार्जरी की खूबसूरती का असर उस पर होने लगता है। हेनरिक मार्जरी से अकेले में बात करने के लिए इनवाइट करता है, जहां ये लोग बिजनेस के बारे में काफी बातें करते हैं। पर तभी मार्जरी मजाक मजाक में कह देती है कि वह एक यहूदी है। ये सुनकर हेनरिक चौंक जाता है, क्योंकि जितनी नफरत जर्मन्स यहूदियों से करते हैं शायद दुनिया में कोई और किसी से करता होगा। अब हेनरिक धीरे धीरे मार्जरी के जाल में फंसता जा रहा था। वहीं हेरन कैंप के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, जैसे कि उन्होंने कहां कहां अपने आदमियों को ड्यूटी पर लगा रखा है, उनके पास कौन कौन से आधुनिक हथियार हैं। जिसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन मोर्स कोड के जरिए बोर्ड तक पहुंचा देते हैं। लेन इस जानकारी को देखने के बाद दंग रह जाता है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 12 दिन का ही समय बचा था। चर्चिल के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही थीं। फिर वह फौरन गस और उसके साथियों से संपर्क करता है और उन्हें जल्दी से इस मिशन को पूरा करने के लिए कहता है। वहीं आइलैंड पर मार्जरी और हेरन बिली नाम के एक सौदागर से मिलते हैं, जिसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। दरअसल बिली भी नाजियों को कुछ खास पसंद नहीं करता, इसीलिए वह इनके साथ इस मिशन में जुड़ जाता है। बिली कहता है कि मैं अपने सबसे बढ़िया आदमी और हथियार लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। हेरन बताता है कि मार्जरी भी एक सोल्जर है और वह निशाना लगाकर अपनी काबिलियत साबित कर देती है। जिसके बाद हेरन गस को संदेश भेजता है और ये लोग फर्नांडो पोर्ट से 20 किलोमीटर दूर मिलते हैं, जहां गस उन्हें प्लान के बारे में सारी बातें समझाता है। एप्पल बताता है कि हम डुकेसा जहाज और 2 टग बोट्स को डुबाने वाले हैं, जिससे हिटलर की सारी यू बोट्स नाकाम हो जाएंगी। गस कहता है कि आइलैंड में लाइट बहुत ज्यादा है, इसीलिए हेरन सबसे पहले वहां के लाइट हाउस को उड़ा देगा। अब हेरन और मार्जरी आइलैंड पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद हेरन लाइट हाउस में जाकर बम लगा देता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपना काम खत्म कर पाता, तभी 3 जर्मन सैनिक उसे देख लेते हैं। हालांकि हेरन भी यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। वह बिना समय गवाए उनमें से 2 सैनिकों को गोली मार देता है, लेकिन तीसरे को मारने से पहले उसकी बंदूक अटक जाती है। फिर वह चाकू से उस आखिरी बचे हुए सिपाही को भी मार देता है। दूसरी तरफ मार्जरी हेनरिक को उलझाने के लिए उसे पार्टी में लेकर जाती है। दरअसल आज आइलैंड में जर्मन अधिकारियों की बहुत बड़ी पार्टी है, जिसे हेनरिक ऑर्गेनाइज कर रहा था, और इस पार्टी में ज्यादातर सभी नाजी सोल्जर्स आने वाले हैं। मार्जरी भी सज धज कर इस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसका प्लान किसी भी तरह हेनरिक को उलझा कर रखना था। तभी हेनरिक एक अन्य अधिकारी से बात करता है और मार्जरी को पता चलता है कि जिस जहाज को ये लोग उड़ाने वाले हैं उसे अपग्रेड किया गया है और अब उसे किसी भी तरह डुबो पाना इम्पॉसिबल है।
माजरी ये बात हेरन को बताती है और कहती है कि हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। जिसके बाद हेरन ये इन्फॉर्मेशन गस तक पहुंचाने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसी समय बम के फटने से लाइट चली जाती है। फिर हेरन एक लाइट के जरिए उन लोगों को वहीं पर रुकने का सिग्नल देता है और उन्हें बताता है कि हमें इस मिशन को रोकना पड़ेगा। उधर चर्चिल के इस सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी कुछ अधिकारियों को हो जाती है, जिसके बाद एडमिरल इस मिशन को रोकने का ऑर्डर देता है, वरना सभी लोगों को अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन गस किसी के भी ऑर्डर्स ना मानने के लिए बदनाम था, इसीलिए वह खराब सिग्नल का बहाना करके फोन रख देता है। हालांकि गस और उसके साथी मिशन में बदलाव को लेकर काफी परेशान थे। फिर उनका साथी एप्पल एक नया प्लान समझाता है। वह कहता है कि मानो हम इस जहाज को डुबा नहीं सकते, लेकिन क्या हो कि अगर हम इस जहाज को चुरा लें और फिर उस जहाज को इंटरनेशनल वाटर में लाकर नौसेना के हवाले कर देंगे। साथ ही हम उनके यू बोट्स और तेल भंडार को भी उड़ा देंगे, जिससे वो लोग हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। गस को उसका ये प्लान कमाल का लगता है और फिर वह अपने साथियों को उनका काम समझा देता है। जिसके बाद ये लोग पोर्ट पर जाते हैं और वहां तैनात सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं, जबकि गस के कुछ साथी बोट्स में बॉम्ब लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ माजरी जर्मन अधिकारियों के सामने स्टेज पर परफॉर्म करती है ताकि वह उनका ध्यान भटका सके, लेकिन सिंगिंग के दौरान वह गलती से यहूदी शब्द का इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से हेनरिक को उस पर शक हो जाता है और वह समझ जाता है कि माजरी एक यहूदी है। वहीं गस और उसकी टीम सभी नाजी सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर लेसन जहाज के लंगर पर बॉम्ब फिट करके उसे उड़ा देता है और ये लोग उस बड़े से जहाज को अपनी बोट से जोड़ देते हैं। उधर हेनरिक माजरी को अपने टेंट में लेकर जाता है, जहां वह उसे बंदी बनाकर टॉर्चर करने वाला था, लेकिन उसी समय तेल भंडार में धमाका हो जाता है, जिसके बाद पूरे पोर्ट पर भगदड़ मच जाती है। हेनरिक भी टेंट से बाहर आता है और देखता है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और कुछ लोग उनके जहाज को चुरा कर ले जा रहे हैं। जिसके बाद जर्मन्स उन बोट्स पर हमला करते हैं। उधर बिली और उसके साथी भी नाजियों पर पलटवार करते हैं। ये देखकर सभी सीनियर अधिकारी हेनरिक को ताना कसने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि जिस तरह वो लोग हमारी नाक के नीचे से जहाज को लेकर जा रहे हैं, वाकई शर्म की बात है। हिटलर इस लापरवाही के लिए हम लोगों को जिंदा जला देगा। ये सुनकर हेनरिक को और गुस्सा आ जाता है और वह अपने सीनियर अधिकारियों को तुरंत गोली मार देता है। फिर वह एक सिपाही को निर्देश देता है कि जितनी भी हमारी छोटी बोट्स हैं उन्हें उनके पीछे लगा दो, ये लोग हमसे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। मगर फ्रेडी ने पहले ही उनमें बॉम्ब लगा दिया था और उनके सभी बचे कुचे बोट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब गस और उसकी टीम जर्मन्स की पहुंच से काफी दूर जा चुके थे। जिसके बाद हेनरिक गुस्से में माजरी के पास जाता है और कहता है कि इस गद्दारी के लिए मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच लूंगा। लेकिन माजरी बड़ी ही चालाकी से हेनरिक को गोली मार देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और इससे पहले कि जर्मन सिपाही माजरी पर हमला करते, हेरन समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। वहीं गस जहाज पर उनके आने का वेट कर रहा था। तभी उसकी नजर अंधेरे में आ रही एक छोटी बोट पर जाती है, जिसमें बैठकर माजरी और हेरन जहाज तक पहुंच जाते हैं। उन्हें सही सलामत देखकर गस काफी खुश होता है। जिसके बाद ये लोग उस जहाज को इंटरनेशनल वाटर में ले जाते हैं और ब्रिटिश नेवी के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये मिशन पूरी तरह अनऑफिशियल था और एडमिरल पाउंड ने इस मिशन को रोकने के ऑर्डर्स भी दिए थे, जिन्हें ना मानने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी को इंग्लैंड की जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन बिली को वापस उसके आइलैंड पर भेज दिया गया था। अब कहानी में 4 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जब प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इन लोगों से मिलने जेल में आता है और कहता है कि तुमने जर्मन्स की यू बोट्स को रोककर हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। तुम्हारी बदौलत अमेरिका अटलांटिक महासागर को पार करके यूरोप की जंग में शामिल हो गया है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन तुम्हारी इस जीत को इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं किया जा सकेगा, इसीलिए अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। जिसके बाद उनकी हथकड़ियों को खोल दिया जाता है, साथ ही उन्हें अच्छा खाना परोसा जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस मूवी की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।